पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्मार्ट स्टडी के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियोस। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा में। डियर फ्रेंड्स, मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs की प्रैक्टिस करवा रही हूँ टेस्ट के फॉर्म में। तो इसी क्रम में आज ये प्रैक्टिस सेट 3 है। इसके अंतर्गत हम आज फिर से 25 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे। ये आपका टेस्ट है, तो इसे आप लोग टेस्ट की फॉर्म में ही लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना स्कोर भी शेयर करिएगा। आप लोग मुझे बताइएगा कि ये क्विज सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि मैं जो इसमें डिस्कशन करती हूँ क्वेश्चन के आंसर बताने के बाद, जो क्वेश्चन का आंसर उससे रिलेटेड डिस्कस करती हूँ आप लोग से, उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं डिस्कस ना किया करूँ। तो क्या मैं वास्तव में इसका डिस्कस ना किया करूँ? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को जो मैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताती हूँ वो मैं आप लोग को बताया करूँ या ना बताया करूँ। एक बात और है, देखिए ये जो प्रैक्टिस सेट 2 था और ये जो प्रैक्टिस सेट 3 है, ये सेट एग्ज़ाम का पेपर है जिसके अंतर्गत इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसी क्रम में आज 30 क्वेश्चन से आगे 31 से 55 तक के क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगी। इसके बारे में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो बताऊंगी। आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि मैं जो फैक्ट्स डिस्कस करती हूँ वो आपके सामने रखूँ उनके फैक्ट्स या नहीं। ये मेरे बारे में एक छोटा सा परिचय है, आप लोग इसे देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। तो 31वां क्वेश्चन है कि राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट इज, आपके ऑप्शन है पहला जनसंख्या, दूसरा क्षेत्र, तीसरा संप्रभुता और चौथा सरकार। ऑप्शंस आर पॉपुलेशन, टेरिटरी, सॉवरेंटी और गवर्नमेंट। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, संप्रभुता यानी सॉवरेंटी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट इज सॉवरेंटी, यानी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। देखिए जो बाकी के ऑप्शन हैं यानी जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार, ये भी राज्य के आवश्यक तत्व हैं। तो राज्य के देखा जाए तो राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो इनमें से जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है स्टेट का वो है सॉवरेंटी यानी संप्रभुता। क्योंकि जो संप्रभुता है वो क्या होती है, वो संप्रभुता को राज्य की आत्मा कहा जाता है और संप्रभुता ही है जो एक राज्य को अन्य समुदायों से अलग करता है। संप्रभुता का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति, यानी जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति है वो किसी अन्य शक्ति के अधीन नहीं है। वो अपने कार्यों को लेकर कार्यों के प्रति पूर्णतः बाहरी तथा आंतरिक नियंत्रण से पूरी तरह से स्वतंत्र है और वो अपने निर्णयों को स्वतंत्रतापूर्वक क्रियान्वित करने हेतु तथा अपनी स्वतंत्र नीति का प्रतिपादन करने हेतु पूरी तरह से स्वतंत्र है। अक्सर पूछा जाता है कि राज्य के कितने आवश्यक तत्व हैं, तो राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, संप्रभुता और सरकार। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 32। राजनीति विज्ञान की सबसे बड़ी सेवा यह होगी कि प्रभुसत्ता की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाए, यह किसने कहा था? आपके ऑप्शन है पहला लास्की, दूसरा गैटेल, तीसरा गिलक्रास्ट और चौथा प्लेटो। इट वुड बी द लास्टिंग बेनिफिट to political science if the whole concept of sovereignty is surrendered. Who said? लास्की, गेटल, गिलक्रास्ट और प्लेटो। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लास्की। देखिए यहाँ पे लास्की की बात आई है, तो लास्की के बारे में आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए कि जो लास्की थे वो बहुलवादी विचारक थे। अब बहुलवाद क्या है इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। तो देखिए जो संप्रभुता का जो बहुलवादी सिद्धांत होता है वो मानता है, वो राज्य को जितना महत्वपूर्ण मानता है, उसका मानना है कि जितना राज्य महत्वपूर्ण है उतना भी अन्य संगठन भी महत्वपूर्ण है। बहुलवादी जो है वो सभी समुदायों को समान स्तर का मानते हैं तथा यह कहते हैं कि राज्य सभी कार्य नहीं करता, इसलिए राज्य के पास सभी शक्तियाँ नहीं होनी चाहिए।
बहुलवादी कहते हैं कि चूंकि राज्य सभी कार्य नहीं करता है इसलिए राज्य के पास सभी शक्तियाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्यों? और बहुलवादी राज्य के साथ ही साथ अन्य संगठनों को भी राज्य की भांति ही महत्वपूर्ण मानते हैं। अक्सर ये पूछा जाता है कि बहुलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन, संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो जर्मन विचारक गियरके ने संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का सबसे पहले समर्थन किया था। उनके बाद जो गियरके, मैटलैंड और गियरते थे, उन्हें बहुलवाद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, राज्य संघों का एक संघ है, यह किसने कहा? राज्य संघों का एक संघ है, यह किसने कहा? आपको ये बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को लगाने का एक जो मेन इम्पॉर्टेंट की होता है वो होता है एलिमिनेशन प्रोसेस। तो देखिए, राज्य संघों का एक संघ है, यह किसने कहा? ऑप्शन में दिया गया है अरस्तू, हॉब्स, लाक और लास्की। जो राज्य संघों का एक संघ है ऐसा मानते हैं सिर्फ और सिर्फ बहुलवादी विचारक। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से बहुलवादी विचारक कौन से हैं देख लीजिए। लास्की। ठीक है, लास्की जो हैं वो बहुलवादी विचारक हैं, और जो बहुलवादी विचारक थे वो राज्य को संघों का संघ मानते थे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लास्की। ठीक है, तो स्टेट इज एन एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशंस, यह कहा था लास्की ने, और लास्की एक बहुलवादी विचारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ऑस्टिन के प्रभुता के सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है? ऑप्शन 1 है यह निरंकुश है, ऑप्शन 2 है यह विभाज्य है, ऑप्शन 3 है यह निरंकुश नहीं है, और ऑप्शन 4 है व्यक्ति को विद्रोह करने का अधिकार है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट फैक्टर ऑफ ऑस्टिन्स थियरी ऑफ सॉवरेनिटी इज, फर्स्ट ऑप्शन इज इट इज एब्सोल्यूट, सेकेंड ऑप्शन इज इट इज डिवाइजिबल, थर्ड ऑप्शन इज इट इज नॉट एब्सोल्यूट, एंड फोर्थ ऑप्शन इज इंडिविजुअल हैज़ ए राइट टू रिवॉल्ट। क्वेश्चन का आंसर सोचिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यह निरंकुश है। ऑस्टिन का जो प्रभुसत्ता संबंधी सिद्धांत है उसका सबसे महत्वपूर्ण जो निर्धारक तत्व है वो यह है कि यह निरंकुश है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट फैक्टर ऑफ ऑस्टिन्स थियरी ऑफ सॉवरेनिटी इज इट इज एब्सोल्यूट। देखिए, जो ऑस्टिन थे वो एकलवादी प्रभुसत्ता के सिद्धांत के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिपादक थे। इनकी जो एक इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, अक्सर पूछा जाता है, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, ये इनकी पुस्तक है, और इन्होंने संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनका कहना था कि उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून होता है, और इनका यह भी कहना था कि यदि कोई निश्चित मानवीय सत्ता अपनी जैसी किसी अन्य सत्ता की आज्ञा मानने में अभ्यस्त न हो, बल्कि प्रस्तुत समाज के सर्वसाधारण उसकी आज्ञा मानने में अभ्यस्त हों, तो इस निश्चित मानवीय सत्ता को उस समाज में संप्रभुताधारी कहेंगे, और इस सत्ता समेत उस समाज को राजनीतिक और स्वाधीन समाज कहा जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 है कि कार्यपालिका के नामधारी अध्यक्ष का सर्वोत्तम उदाहरण है? आपके ऑप्शन है पहला अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा इंग्लैंड और चौथा चीन। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ए नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज, ऑप्शन 1 इज अमेरिका, ऑप्शन 2 इज रशिया, ऑप्शन 3 इज इंग्लैंड, एंड ऑप्शन 4 इज चाइना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इंग्लैंड। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका अध्यक्ष, आपके ऑप्शन है पहला वास्तविक अध्यक्ष होता है, दूसरा विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, तीसरा नामधारी अध्यक्ष होता है, और चौथा वीटो की शक्ति नहीं होती है। इट इज़ इन ए प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज, आपके ऑप्शन हैं रियल हेड, रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली, नॉमिनल हेड, और चौथा ऑप्शन है विथ नो वीटो पावर। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की बात आई है तो हम इसका अर्थ भी समझ लेते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है। तो देखिए, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका, ठीक है, व्यवस्थापिका से सर्वथा पृथक होती है, तथा कार्यपालिका का प्रधान एक ऐसा व्यक्ति होता है जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। गार्नर ने कहा है कि अध्यक्षात्मक सरकार वह होती है जिसमें कार्यपालिका
अर्थात राज्य का अध्यक्ष तथा उसके मंत्री अपनी अवधि के बारे में संविधान की दृष्टि से विधानमंडल से पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं और अपनी राजनीतिक नीतियों के बारे में उनके प्रति अनुत्तरदायी होते हैं। सीधे सीधे समझ लीजिए कि इस व्यवस्था के अंतर्गत जो कार्यपालिका का प्रधान होता है अर्थात राष्ट्रपति जो होता है वो देश के नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और राष्ट्रपति किन्हीं भी व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है तथा इस प्रकार से मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है और मंत्रिपरिषद में सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था नहीं होती है और ये मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद का अस्तित्व और कार्य संपूर्णतया राष्ट्रपति पर ही निर्भर करते हैं और राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद व्यवस्थापकता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते तथा राष्ट्रपति कांग्रेस के नियंत्रण से पृथक रहकर शासन शक्ति का संचालन करते हैं। तो ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिया आपने तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 वास्तविक अध्यक्ष होता है। इन ए प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज रियल हेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। निम्न में से किस देश में बहुल कार्यपालिका है? ऑप्शन है पहला नेपाल, दूसरा स्विट्जरलैंड, तीसरा जर्मनी और चौथा इंग्लैंड। फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग विच कंट्री हैज़ प्लूरल एग्जीक्यूटिव? ऑप्शंस आर नेपाल, स्विट्जरलैंड, जर्मनी या इंग्लैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां पे बहुल कार्यपालिका है। इस क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 38। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि आपके ऑप्शन है पहला राज्य अध्यक्ष के पास वीटो की शक्ति है, प्रधानमंत्री राज्य अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी है, संसद कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है और चौथा ऑप्शन है संसद पर कैबिनेट यानी मंत्रिपरिषद का वर्चस्व होता है। In context of British parliamentary system, it is said that first option is head of the state has veto power, prime minister is responsible to the head of the state, third option is parliamentary is accountable to executive and fourth option is cabinet dominates the parliament। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए, कमेंट करके मुझे अपना स्कोर ज़रूर से बताइएगा और मेरे साथ ही साथ आप लोग कमेंट करिए आप इस क्वेश्चन के आंसर को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 संसद पर कैबिनेट यानी मंत्रिपरिषद का वर्चस्व होता है। कैबिनेट डोमिनेट्स द पार्लियामेंट यानी ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि संसद पर कैबिनेट का वर्चस्व होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 है कि किस देश में उच्च सदन अथवा द्वितीय सदन विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली सदन माना जाता है? आपके ऑप्शन है पहला अमेरिका, दूसरा भारत, तीसरा इंग्लैंड और चौथा भूटान। इन विच कंट्री द अपर हाउस और द सेकेंड चैम्बर इज नोन एज द मोस्ट पावरफुल चैम्बर इन द वर्ल्ड? ऑप्शंस आर अमेरिका, इंडिया, इंग्लैंड, चौथा ऑप्शन है भूटान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका। अमेरिका का जो सीनेट है, ठीक है, सीनेट को विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली सदन माना जाता है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। भारत में संघीय कार्यपालिका सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। आपके ऑप्शन है पहला राष्ट्रपति के प्रति, दूसरा राज्यसभा के प्रति, तीसरा लोकसभा के प्रति और चौथा प्रधानमंत्री के प्रति। इन इंडिया द यूनियन एग्जीक्यूटिव इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द फर्स्ट ऑप्शन इज प्रेसिडेंट, सेकेंड ऑप्शन इज राज्यसभा, थर्ड ऑप्शन इज लोकसभा एंड फोर्थ ऑप्शन इज प्राइम मिनिस्टर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 लोकसभा के प्रति। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में से चुनिए कि न्यायपालिका की कुशलता के लिए पहली आवश्यकता है। आपके ऑप्शन है पहला विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता, दूसरा कार्यपालिका द्वारा न्यायाधीशों को हटाना, तीसरा विधायिका द्वारा न्यायाधीशों का मनोनयन और चौथा स्वतंत्र न्यायपालिका। सेलेक्ट द फॉलोइंग। द फर्स्ट कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट जुडिशियल इज commitment to the ideology, removal of judges by the executive, nomination of judges by the legislature and fourth option is independent judiciary। क्वेश्चन का आंसर सोचिए कमेंट बॉक्स में, मेरे साथ ही साथ आप लोग क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्वतंत्र न्यायपालिका इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी न्यायपालिका की कुशलता के लिए आवश्यक है कि न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 42। राज्य की विधायी एवं कार्यपालिका शक्तियों को नियंत्रित करने हेतु मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? आपके ऑप्शन है, पहला विधायिका की सर्वोच्चता, दूसरा कार्यपालिका की सर्वोच्चता, तीसरा नियंत्रण एवं संतुलन और चौथा तानाशाही राज्य। टू कंटेन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट, Montesquieu developed the theory of supremacy of the legislature, supremacy of executive, checks and balances. Or fourth option is dictatorial state. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नियंत्रण एवं संतुलन यानी चेक्स एंड बैलेंसेस। तो मॉन्टेस्क्यू ने ये कहा था कि राज्य की विधायी यानी लेजिस्लेटिव और कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या है, उनको नियंत्रित करने के लिए जो आवश्यक सिद्धांत है वह है नियंत्रण एवं संतुलन, यानी एक दूसरे के नियंत्रण एवं संतुलन में ये दोनों संस्थाएं कार्य करें तो राज्य के जो कार्य होंगे सुचारू रूप से संचालित होते रहेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है, पहला लोकतांत्रिक राज्य, दूसरा लोकतांत्रिक सरकार, तीसरा धर्म प्रधान राज्य और चौथा केवल शासन का स्वरूप ही नहीं अपितु जीवन का माध्यम है। डेमोक्रेसी एक्चुअल मीन्स डेमोक्रेटिक स्टेट, सेकंड ऑप्शन इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, थर्ड ऑप्शन इज थियोक्रेटिक स्टेट एंड फोर्थ ऑप्शन इज नॉट मेयरली ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट ए वे ऑफ लाइफ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, केवल शासन का स्वरूप ही नहीं अपितु जीवन का माध्यम है। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है? यह सिर्फ और सिर्फ शासन का स्वरूप ही नहीं है अपितु यह जीवन जीने का एक सही माध्यम भी है। नॉट मेयरली ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट ए वे ऑफ लाइफ। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक के लेखक कौन है? मेरे ख्याल से इसका आंसर सभी लोग जानते होंगे। आपके ऑप्शन है, पहला डायसी, दूसरा लॉर्ड ब्राइस, तीसरा लॉसवेल और चौथा सीले। हु इज़ द ऑथर ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसीज? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड ब्राइस। मॉडर्न डेमोक्रेसीज के लेखक हैं लॉर्ड ब्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र शासन का विकृत स्वरूप है, यह किसका कथन है? हु सेड दैट डेमोक्रेसी इज ए परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? आपके ऑप्शन है, पहला प्लेटो, दूसरा गैटल, तीसरा अरस्तु और चौथा बोंदा। लोकतंत्र शासन का विकृत स्वरूप है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगी, यही आपका आज का होमवर्क है। आपको ये बताना है कि लोकतंत्र शासन का विकृत स्वरूप है या किसका कथन है। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके जोर से बताइएगा, ये आपका आज का होमवर्क है। हु सेड द डेमोक्रेसी इज़ ए परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? ये किसने कहा था, आपको ये बताना, ये आज का होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 46। आधुनिक तानाशाही ने जन्म दिया है, निम्न में से सही कथन को चुनिए। पहला ऑप्शन है सर्वसत्तावादी राज्य को, दूसरा है सामूहिक नेतृत्व को, तीसरा है बहुमत के शासन को और चौथा है मूल्य आधारित समाज को। मॉडर्न डिक्टेटरशिप हैज़ लेड टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑप्शन इज टोटलिटेरियन स्टेट, सेकेंड ऑप्शन इज कलेक्टिव लीडरशिप, थर्ड ऑप्शन इज रूल बाय मेजॉरिटी एंड फोर्थ ऑप्शन इज वैल्यू बेस्ड सोसाइटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सर्वसत्तावादी राज्य को। आधुनिक तानाशाही ने जन्म दिया है सर्वसत्तावादी राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर कि संसदीय शासन में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका आंसर भी सभी लोग जानते होंगे। आपके ऑप्शन है, पहला राज्य अध्यक्ष के प्रति, दूसरा है संसद के निचले सदन के प्रति, तीसरा है लोकसभा अध्यक्ष के प्रति और चौथा है विरोधी दल के नेता के प्रति। इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू होम? ऑप्शंस आर, फर्स्ट हेड ऑफ द स्टेट, सेकंड ऑप्शन इज लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, थर्ड ऑप्शन इज लोकसभा स्पीकर एंड फोर्थ ऑप्शन इज लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संसद के निचले सदन के प्रति, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी संसद के निचले सदन के प्रति।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में आपके ऑप्शन है पहला, कार्यपालिका का अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य होता है। दूसरा ऑप्शन है मंत्री भी विधानसभा के सदस्य होते हैं। तीसरा है कार्यपालिका अध्यक्ष व मंत्री विधानसभा के सदस्य नहीं होते। और चौथा ऑप्शन है कार्यपालिका अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता। इन है प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। Options are the head of the executive is a member of legislative assembly. Second option is ministers are also the member of legislative assembly. Third option is executive head and the ministers are not member of legislative assembly. And fourth option is executive head is not elected. क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कार्यपालिका अध्यक्ष व मंत्री विधानसभा के सदस्य नहीं होते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 49। संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है। आपके ऑप्शन है पहला, प्रांतीय सरकारें सर्वोच्च होती हैं। दूसरा, राजनीतिक दल सर्वोच्च होते हैं। तीसरा, शक्तियों का एकत्रीकरण होता है। और चौथा, संविधान की सर्वोच्चता। द बेसिक फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम इज, फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोविंशियल गवर्नमेंट आर सुप्रीम। सेकेंड ऑप्शन इज पॉलिटिकल पार्टीज आर सुप्रीम। थर्ड ऑप्शन इज consolidation of powers and fourth option is supremacy of the constitution. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकात्मक व्यवस्था का मूल लक्षण है। आपके ऑप्शन है पहला, शक्तियों का केंद्रीकरण। दूसरा, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। तीसरा, दोहरी नागरिकता। और चौथा, अस्थायित्व। द बेसिक फीचर ऑफ a unitary system is, first option is centralization of powers, second option is decentralization of powers, third option is dual citizenship and fourth option is instability. एकात्मक शासन व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, शक्तियों का केंद्रीकरण। एकात्मक शासन के बारे में हम जो फैक्ट्स हैं उन्हें जान लेते हैं कि एकात्मक शासन व्यवस्था होती क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि शासन की जो संपूर्ण शक्ति होती है वो एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संकेंद्रित होती है। इस व्यवस्था में संविधान के द्वारा शासन की संपूर्ण शक्ति केंद्रीय सरकार में निहित कर दी जाती है तथा स्थानीय सरकारों का अस्तित्व एवं उनकी शक्तियाँ केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करती हैं। कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा जो एकात्मक शासन की परिभाषाएं दी गई हैं उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है वो है गार्नर की। इन्होंने कहा था कि यह शासन की वह प्रणाली है जिसमें संविधान केंद्रीय शासन के एक अथवा एक से अधिक अंगों को पूरी शक्ति प्रदान करता है और इन्हीं से स्थानीय सरकारों को अपनी सारी शक्ति अथवा अस्तित्व प्राप्त होता है। तो ये आप लोग मोटा मोटा जान लीजिए कि एकात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का केंद्रीकरण होता है और वहीं संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, शासन के एकात्मक स्वरूप में आपके ऑप्शन है पहला, कार्यपालिका एवं विधायिका को शक्तियों का पृथक्करण होता है। दूसरा ऑप्शन है शक्तियों का विभाजन होता है। तीसरा ऑप्शन है कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से होता है और चौथा ऑप्शन है एक दलीय व्यवस्था होती है। इन एन यूनाइटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर इज, फर्स्ट ऑप्शन इज सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटर। Second option is division of powers. Third option is executive is constituted from the members of legislature and fourth option is single party system. क्वेश्चन का आंसर सोचिए और मुझे कमेंट करके आंसर बताइए। क्वेश्चन का राइट आंसर है कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से होता है। एग्जीक्यूटिव इज कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर। क्वेश्चन नंबर 52 है, अधिष्ठ प्रतिनिधित्व से क्या अभिप्राय है? आपके ऑप्शन है पहला, प्रतिनिधि निर्वाचकों के अधीन नहीं है। दूसरा है प्रतिनिधि निर्वाचकों के अधीन कार्य करते हैं। तीसरा है निर्वाचक प्रतिनिधियों को आदेश नहीं दे सकते हैं और चौथा है यह व्यवहारिक है। इंस्ट्रक्टेड रिप्रेजेंटेशन मीन्स, ऑप्शन को पढ़ लीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रतिनिधि निर्वाचकों के अधीन कार्य करते हैं। अधिष्ठ प्रतिनिधित्व से अभिप्राय है कि प्रतिनिधि निर्वाचकों के अधीन कार्य करते हैं। इंस्ट्रक्टेड रिप्रेजेंटेशन मीन्स रिप्रेजेंटेटिव्स वर्क अंडर द इलेक्टोरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने
कि निम्न में से किस प्रणाली द्वारा अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकता है। आपके ऑप्शन है पहला एक व्यक्ति एक मत प्रणाली, दूसरा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, तीसरा प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और चौथा कार्यात्मक प्रतिनिधित्व प्रणाली। From the following, under which system minority representation can be ensured? First option is one man one vote system. Second option is proportional representation system. Third option is territorial representation system. And fourth option is functional representation system. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। इसे हेयर प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। दबाव समूहों का प्रमुख उद्देश्य है। आपके ऑप्शन है पहला सत्ता प्राप्त करना, दूसरा सरकार के गठन में सम्मिलित होना, तीसरा चुनाव लड़ना और चौथा है अपने स्वार्थों की प्राप्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इज First option is capture power, second option is to join the formation of government, third option is to contest elections and fourth option is to pressurize the government to achieve their self interests. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 दबाव समूहों का प्रमुख उद्देश्य है अपने स्वार्थों की प्राप्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इज टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू अचीव देयर सेल्फ इंटरेस्ट। दबाव समूह के बारे में हम जान लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जो दबाव समूह होते हैं वो क्या करते हैं, अपने स्वार्थों एवं हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं, क्योंकि ये जो दबाव गुट होते हैं ये अपना काम निकलवाने के समय पर ही सक्रिय होते हैं। दबाव गुटों का उद्देश्य सीमित होता है, अर्थात ये अपने सदस्यों का हित करना ही इनका मेन उद्देश्य होता है। दबाव गुट चुनाव लड़कर सत्ता नहीं हथियाना चाहते, वरन उनका लक्ष्य क्या होता है, विधायकों, मंत्रियों और शासनाधिकारियों पर विभिन्न तरीकों से दबाव डालकर अपना कार्य करवाना। और ये दबाव समूह संगठित एवं असंगठित दोनों ही प्रकार के होते हैं। और जो दबाव समूह होते हैं अपने उद्देश्यों की सिद्धि के लिए सभी प्रकार के उचित, अनुचित, संवैधानिक, असंवैधानिक साधनों इन सभी का प्रयोग करते हैं। दबाव समूहों को बांटा जा सकता है 4 भागों में। पहले होते हैं संस्थागत दबाव समूह यानी इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप्स, दूसरे होते हैं सामुदायिक दबाव समूह यानी एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप्स, तीसरा होते हैं असामुदायिक दबाव समूह यानी नॉन एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप्स और चौथे होते हैं प्रदर्शनकारी या अनियमित दबाव समूह यानी एनोमिक प्रेशर ग्रुप्स। तो अक्सर क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है कि दबाव समूहों का वर्गीकरण, ये 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा तो उनमें से एक डिफरेंट ऑप्शन होगा। तो आपको बताना होता है कि दबाव समूहों के प्रकार कौन से हैं। तो आप लोग के लिए इसलिए दबाव समूहों के प्रकारों के बारे में भी जानना अत्यंत आवश्यक है। इसी की जानकारी मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको दी है। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। दबाव समूह की तकनीक है। आपके ऑप्शन है पहला धमकी देना, दूसरा मूल्य आधारित मांगे, तीसरा अभिजन वर्ग का समर्थन और चौथा है असहानुभूत रवैया। द टेक्निक ऑफ प्रेशर ग्रुप इज थ्रेटनिंग, दूसरा है वैल्यू बेस्ड डिमांड्स, चौथा है सपोर्ट टू एलाइट क्लास और चौथा है अनसिंपैथेटिक एटीट्यूड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 मूल्य आधारित मांगे। वैसे तो देखा जाए तो ये तीनों ऑप्शन भी कहीं ना कहीं से दबाव समूह की तकनीक है, लेकिन इसका जो सबसे अच्छा आंसर होगा वो होगा मूल्य आधारित मांगे यानी वैल्यू बेस्ड डिमांड्स। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की प्रैक्टिस सेट नंबर 3। आशा करती हूँ आपको आज का ये प्रैक्टिस सेट जरूर से पसंद आएगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो इसे अधिक से अधिक लाइक करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर भी जरूर से शेयर करिएगा। ये क्विज सीरीज़ और प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लग रहा है तो इसे अधिक से अधिक शेयर भी करिए। शेयर करने के लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप में इन वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि आप ही की तरह अन्य नीडफुल स्टूडेंट्स तक मेरे ये वीडियो पहुंच सकें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल
चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का जो बेल का आइकन है उसे भी आप लोग नोटिफिकेशन में सेट कर दीजिएगा, उसका सेट लगा दीजिएगा ऑल, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो इसी तरह के अन्य प्रैक्टिस सेट के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाँ, स्कोर ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा और होमवर्क भी मुझे बताइएगा। मैंने होमवर्क दिया है उसका आंसर भी आप लोग को मुझे बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।